गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आप लोग के बहुत सारे डिमांड के बाद आज हम लोगों ने सोशलॉजी का एक वीडियो लाने का प्लान किया है। बच्चे कई बार कह रहे थे सर सोशलॉजी में सही कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है कि हम पेपर को अप्रोच कैसे करें। ठीक, उसके बाद यह है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो तमाम डाउटों को लाकर आज हम लोगों ने ऐसा वीडियो बनाने का प्लान किया है जिससे हमने पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और सोशलॉजी जो है, जो आज तक जिस तरह से आप सोशलॉजी को देख रहे थे, वो देखने का नजरिया बदल जाए आपका कि अरे यार ये बड़ी मजेदार चीज है। ठीक, और इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसके बाद इसमें फिर कमेंट करके बताइए कि आपको इसके अलावा कैसे सोशलॉजी का और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के वीडियो चाहिए और कैसे कैसे वीडियोस चाहिए, ताकि जब भी मुझे समय मिले तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं। सिलेबस आप सबने सोशलॉजी का देखा ही होगा। तो पहले पेपर में जो पहले 2-3 यूनिट है उसको छोड़ के और पेपर 2 के 2-3 यूनिट को छोड़ के हमारे पास जो सोशलॉजी का पेपर 1 में, सोशलॉजी का सिलेबस जो पेपर 1 में और सोशलॉजी का पेपर सिलेबस जो पेपर 2 में, वो लगभग सेम है, सिमिलर। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर मैं पूछूं कि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा, जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहां पे देखा है सोशल स्ट्रक्चर जो दोनों पेपर में कोर है, जो दोनों पेपर में लगभग कोर है। हमको भी पता है कि हमारे इंडियन समाज की बनावट कैसे है, ग्लोबल समाज की बनावट कैसे है। हाँ, कंट्री वाइज तो पूछता नहीं है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। पेपर 1 जो है वो वर्ल्ड का होता है, ग्लोबल होता है। जो ग्लोबल सोशलॉजिस्ट हमारे पास आए, जो ग्लोबल स्कॉलर्स हमारे पास आए, उनका क्या राय रहा, बृहद समाज में कैसे बदलाव हो रहे थे, उस पर उन्होंने क्या व्याख्यान दिए, व्हाट वेर देयर कमेंट्रीज ऑन द सोशल चेंजेस हैपनिंग इन देयर वर्ल्ड, उसके समय, उस समय तत्कालीन समय में जो बदलाव हो रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ भारतीय जो सोशलॉजिस्ट आए, समाजशास्त्री आए, उन्होंने भारत में हो रहे सामाजिक बदलाव पे कमेंट्रियां किया, कुछ उल्लेख किए, कुछ प्रेडिक्शंस किए, कुछ सॉल्यूशंस दिए। ये सब कुछ अलग अलग है, परंतु लगभग सामाजिक जो बदलाव हो रहे थे वो सिमिलर थे। भारत में 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद हुआ, लेकिन वहीं इंग्लैंड में या यूएसए में वो चीज पहले हो गई। ठीक, उदाहरण के लिए अगर हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट आप देखेंगे, अभी हाल की बात करते हैं तो इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट लगभग 10 साल पीछे है, जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। यूएसए वगैरह में पहले से लॉबीज थी जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ बात कर रही थी, साइंटिस्ट स्कॉलर्स थे जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ बात कर रहे थे, या ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो परियोजनाएं चल रही थी उन पे बात कर रहे थे। इंडिया में वो अब आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो मुंबई में अरे का प्रोटेस्ट हुआ। अभी इस साल हैदराबाद में देखा होगा कि आपने जंगल काटने के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। अभी कुछ बच्चे कॉलेज के सही भले भटके वो युवा हो, लेकिन गए थे किसका प्रोटेस्ट करने, पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट करने, और पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट करते करते भटक गए, नक्सलवाद की सपोर्ट कर दिए। तो है, बात समझिएगा। लेकिन वो प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट तो हो रहे हैं, कम से कम हमारे यहां अभी डिबेट शुरू तो हुआ है, और ये डिबेट वेस्ट में जो है वो 10-15 साल पहले बात होने लगी। तो जो मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट 10 साल पहले, 15 साल पहले यूएसए में, यूके में प्रासंगिक थे, आज वो इंडिया में भी प्रासंगिक है। तो हमको ये नहीं कि फिर आप इंडिया के लिए नया स्कॉलर ढूंढ के लाएं, इंडिया के लिए नए स्कॉलर्स की बात करें। तो जो स्कॉलर यूएसए में मॉडर्निटी की बात कर रहा था, जो स्कॉलर यूएसए में पैट्रियार्की की बात कर रहा था, जो स्कॉलर यूएसए में क्लास सिस्टम की बात कर रहा था, इक्वालिटी की बात कर रहा था, क्या वो स्कॉलर भारत में प्रासंगिक नहीं है? लेकिन भारतीय टच से हमने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स ने जो है पहले वो चिकन टिक्का बेचता था, हमने उसको आलू टिक्का बना दिया। बात समझ रहे हैं? हर चीज को हमने अपना आया है, एक्सेप्टेंस दिया है। इसीलिए हम सोशलॉजी को भी इंडियन नजरिए से देखेंगे, इंडियन नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जब सोशलॉजी स्टार्ट किया, सोशलॉजी चूज करने से पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण क्या था, जब मैंने पेपर 2 देखा और पेपर 2 में मैंने जो कॉन्सेप्ट्स देखे वो मुझे लगा ये तो मैं डेली देख रहा हूं, ये मेरे आसपास की कहानी है। मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जो सामाजिक तत्व हैं उनका मोबिलाइजेशन। उदाहरण के लिए खाम पंचायत, उदाहरण के लिए अभी आपने देखा होगा बिहार इलेक्शन, किसी ने पोस्ट एनालिसिस किया, पोस्ट पोल एनालिसिस किया होगा बिहार का, या देखा होगा तो समझ गया होगा कास्ट जो है आज भी कितना बड़ा रेलेवेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो जो पेपर 2 के ऑब्जर्वेशन थे उसी को मैं बस एक्स्ट्रापुलेट करके या अपने भाषा में या ग्लोबल टच देके मैं पेपर 1 में लिख देता था। परंतु पेपर 1 की जो कहानियां थी उसको इंडियन टच देके मैं पेपर 2 में लिख सकता हूं। इसीलिए आज यह वीडियो आया है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कोई बड़ा बाउंड्री डिफरेंस नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि बड़ा बाउंड्री है दोनों के बीच में युद्ध है, पेपर 1 में ही रहेगा, पेपर 2 में ही रहेगा। अरे जो मोहतरमा पेपर 2 में गरीबी की बात कर रही है, क्या वो पेपर 1 के लिए प्रासंगिक नहीं है? बिल्कुल है। मैं वही उदाहरण के साथ बात करता हूं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको समझना है, तो उसको पीवाईक्यू के बेसिस पे भी समझ लिया जाएगा। ठीक, चलो आज बढ़ते हैं हम लोग। पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर मैंने फिर से कहा आपको, जो यूनिट 1, 2, 3 पेपर 1 का है जिसमें थिंकर्स की बात हुई है, वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो वो दोनों के लिए अलग अलग है,
उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। पेपर 2 में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्कॉलर्स की बात कर रहा है और स्कॉलरली इंटेक की बात करता है, उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पेपर 2 के और पेपर 1 और पेपर 2 के लगभग जो 60% कॉन्सेप्ट है, 65% कॉन्सेप्ट है जो सिमिलर है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हम करते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लगभग 60% कॉमन है, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक, उदाहरण के लिए आपके सामने है ये, हाउ डू पावर एंड अथॉरिटी शेप सोशल रिलेशन। ठीक, कि पावर और अथॉरिटी सोशल रिलेशन को कैसे शेप करते हैं, समाज में रिश्तों को पावर और अथॉरिटी कैसे शेप करते हैं, शक्ति का कैसे मतलब वो है। अगर ये पेपर 1 में सवाल आ रहा है, ठीक है, पेपर 1 में सवाल आ रहा है, तो पेपर 1 में आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, आप इलीट थियरी की बात करेंगे, आप सीडब्ल्यू मिल्स की बात करेंगे, पेपर 1 में करेंगे। लेकिन उसी पेपर 1 में आप योगेंद्र सिंह को डाल सकते हैं। आप उसी पेपर 1 में एंड्रे बेटे को कोट कर सकते हैं कि एंड्रे बेटे ने बताया कैसे सांस्कृतिजाइजेशन की वजह से, या राइज ऑफ मिडिल क्लास या राइज ऑफ डोमिनेंट कास्ट जो इंडिया में हुआ, इंडिया में जो डोमिनेंट कास्ट का राइज हुआ, वो कैसे पावर अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है या चेंज कर रहा है। कैसे आप रजनी कोठारी को पेपर 1 में कोट कर सकते हैं। रजनी कोठारी तो भारतीय थे, परंतु क्या वो पेपर 1 में कोट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो वही बात है, हाउ डू पावर एंड अथॉरिटी शेप सोशल रिलेशन। ठीक, तो अगर आपने को थोड़ा भी याद होगा, अगर किसी ने आज तक एक बार पढ़ा होगा, तो एमएल श्रीनिवास ने गांव की बात की थी। तो जिस गांव में वो जाते थे, वहां पे वो देखते थे कि कैसे दलित और ब्राह्मण्स में या अयंगर्स में या बाकी जो जाति थे उनके बीच में रिलेशन कैसे बेसिस था, पावर के आधार पर बेसिस था। किसके पास कितना पावर है, पावर बाद में चेंज हो गया। वही कहानी जब हम जाटों की पढ़ेंगे, कहां पे, हरियाणा में, तो देखेंगे कि पावर चूंकि अब जाटों के पास आ गई है, तो जाटों के बीच में और दलित के बीच में और ब्राह्मण के बीच में क्या रिलेशन है। बात समझ में आया? तो मैं ये पेपर 1 में कोट कर सकता हूं, और जब आप ये पेपर 1 में कोट करेंगे, याद रखिएगा आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है, क्योंकि रटे हुए बातें अगर आप पेपर 1 में बार बार कोट करेंगे तो बहुत ऑर्गेनिक नहीं दिखेगा, मजा नहीं आएगा। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि देखिए मुझे पेपर 1 और पेपर 2 के बाउंड्री पार करके समझ में आएगा सोशियोलॉजी, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, समझिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक। अब वहीं पे बात करिएगा, वहीं पे देखिए ये पेपर 1 में, क्लास जो है पेपर 1 में है, लेकिन वही क्वेश्चन आया है 2018 में, व्हाट डिस्कस द इंटरफेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। इंडिया में जाति और क्लास के बीच में इंटरफेस को डिस्कस करिए कि क्लास और कास्ट कैसा इंटरफेस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज जो है कास्ट और क्लास का बैरियर, तो हमने इंग्लिश में एक शब्द पढ़ा है, कास्ट क्लास कंटिन्यूअम। इसको क्या कहते हैं? कास्ट क्लास कंटिन्यूअम। अगर आपने देखा होगा, जैसे अब मैं थोड़ा सा इस पर लेक्चर देना चाहूंगा, अभी आपने जब बी आर गवई साहब रिटायर होने से पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या था, क्या एक ट्राइबल का बेटा या ट्राइबल का बच्चा मेरे बच्चे से कंपेयर कर सकता है? तो यही क्लास और कास्ट कंटिन्यूअम है कि ट्राइबल जो है दलित रह गया आज भी, लेकिन उसी दलित वर्ग से हमारे चीफ जस्टिस साहब आए और वो एक क्लास बन गए, इलीट बन गए। हमने सबने देखा कि कैसे जब भी बात चली कि कैसे दलित वर्गों में एक स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिस रोहिणी कमेटी बनी कि ओबीसी वर्गों में स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनके पास लगभग 30% रिजर्वेशन का कैच है, कुछ कास्ट ऐसे हैं दलित वर्ग में जिनके पास अधिक 3 जनरेशन से 4 जनरेशन से रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, तो वो क्लास बन गए हैं, समझ रहे हैं। और जब भी आप पेपर 1 में भी लिखना चाहें तो पेपर 1 में भी एग्जांपल लिख सकते हैं, हाउ बाय द यूज ऑफ रिजर्वेशन एंड क्लास सिस्टम फ्यू कास्ट इन द इंडियन दलित सिस्टम हैज बिकम ए क्लास। और ये व्यक्ति ध्यान रखिएगा कि अगर एक क्लास का व्यक्ति हो गया है तो वो दूसरे क्लास, दोनों अगर सेम है, उदाहरण के लिए हमने देखा है कि आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद लोग जाति प्रथा से ऊपर उठ के आईएएस आईपीएस क्लास में शादियां कर रहे हैं, ना कि जाति में कर रहे हैं। तो कास्ट और क्लास में एक कंटिन्यूअम है, लेकिन वहीं पे हम देखेंगे कास्ट और क्लास में कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है कि एक क्लास अपने कास्ट को भूल नहीं रहा है। उदाहरण के लिए आप बड़े बड़े कास्ट वाले भी देख सकते हैं कि अपनी अपनी जो है वो ब्राइड की डिमांड या दूल्हे की डिमांड या दुल्हन की डिमांड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि प्रति फला कास्ट का वर चाहिए, हाँ, लेकिन कमाना चाहिए 1 करोड़, आईआईटी का होना चाहिए, आईएम का होना चाहिए। तो जब भी मैं ये आंसर लिखूंगा, मैं ये सब कॉन्सेप्ट लिखूंगा, आईआईटी, आईएम्स, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, ठीक है, बिजनेसमैन क्लास। तो क्या ये दोनों एक कास्ट के होके भी अलग अलग क्लास होने के बाद क्या आपस में शादी करेंगे? नहीं। क्या आपस में रिश्ता होगा? नहीं। आपने अपने घर पे भी अनुभव किया होगा, अगर आपके ही बिरादरी का कोई व्यक्ति, किसी भी कास्ट के हो आप, अगर आपके ही बिरादरी का कोई व्यक्ति काफी ऊंचा चला गया हो, अपने लाइफ में कुछ पिनाकल हासिल कर लिया हो, कुछ बड़ा हासिल कर लिया, तो वो आपके घर पे आके बेटिया या बेटी नहीं भी आएगा, या आपके घर के बेटे के घर अपनी शादी नहीं करेगा। उसकी एक क्लास सिस्टम बन गई है, कास्ट के अलावा उसकी आइडेंटिटी बन गई है। तो ये सोचने की बात है, इसीलिए सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, और भी चीजें हम देखेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, उनको बहुत नंबर मिलता है। ठीक, अब देखिए
एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसमें हम मतलब अगर आपने देखा होगा, लेकिन ये क्लास स्ट्रक्चर बन गया है। तो कल अगर आपके ऊपर सवाल पेपर 1 में भी आता है क्लास सिस्टम पे, तो आप जरूर लिख सकते हैं कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने या आईटी रेवोल्यूशन में इंडिया में एक नया क्लास को जन्म दिया है। मिडिल क्लास, इंडिया का मिडिल क्लास और यूएसए का मिडिल क्लास कैसे अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, न्यू मिडिल क्लास और ओल्ड मिडिल क्लास में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन टॉपिक्स हैं। अभी आगे देखते जाएंगे तो और कॉमन हो जाएगा, ये जो डिवाइड है ब्लर हो जाएगा। ठीक, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन के तरीके, क्या क्या तरीके से वर्गीकरण हो रखा है। क्लास और कास्ट हमने पढ़ ही लिया, क्लास अब भारत में अगर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो क्लास और कास्ट हमने देख लिया, ठीक है। पहले भारत में क्लास नाम का कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब एग्जिस्ट करता है। जब जब आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़ेंगे कि भारत के 1% के पास इतना धन है या भारत के 10% के पास इतना धन है, जो लोग बैंगलोर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे कहीं और रह रहे हैं, तो एक नए क्लास का जनरेशन है, कंजम्पशन क्लास बन चुका है, कंज्यूमर क्लास बन चुका है, सोशल मीडिया क्लास बन चुका है। तो हम देखेंगे कि भारत में भी एक नया वर्गीकरण आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ये नया मूवमेंट है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो पेपर 1 से इसको उठाना पड़ेगा। ठीक, अब सोशल मोबिलिटी याद रखिए, भारत में सोशल मोबिलिटी कैसे कहते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी, ऊपर जाने का मोबिलिटी और आपस में ही बढ़ने का मोबिलिटी, ये इंडिया में। और अब मैं बार बार कहता हूं, जैसे मैंने जब पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ा था तो क्लास मोबिलिटी की जब बात मैंने की थी तो मैंने इंडिया का एग्जांपल नहीं दिया था, परंतु मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि वाल्मीकि जी भी तो मतलब जैसे जैसी भी कहानियां हो, लेकिन वाल्मीकि जी की भी तो मोबिलिटी हुई थी। वो एक दलित वर्ग में पैदा हुए थे और वो बाद में क्या बन गए, एक तरह से मोबाइल कर गए और वो ज्ञानी ब्राह्मण वर्ग में चले गए। ठीक, वैसे ही हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं वैश्य वर्ग से आते थे, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बन गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई मेरा सोच था ये, बाद में मैं इसको और रिफाइंड तरीके से पढ़ा तो मैंने देखा भारत में डोमिनेंट कास्ट का राइज, हाँ हमने देखा सांस्कृताइजेशन का राइज, एमएन श्रीनिवास, इंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, इन लोगों ने बातें की हैं इस पे। तो जब भी पेपर 1 में मोबिलिटी की बात आएगी, और एक बात ध्यान से रखिएगा, कई लोग होते हैं जैसे टैलकट पार्सन साहब हैं, तो टैलकट पार्सन साहब कहते हैं कि जो मोबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन सोसाइटीज में होती है, और वो भारत को, चाहे जातिवादक समाज को, वो क्लोज सोसाइटी मानते हैं। तो ऐसे में हमको हमेशा कोट करना है कि नॉट ऑल, सभी जो बंद सोसाइटियां हैं वो ऐसा नहीं कि उनके अंदर मोबिलिटी नहीं पाई जाती है, मोबिलिटी का रेट कम है। भारत में हमने राजगोंड का उदाहरण देखिए, मीना है, मीना समाज है, मीना समाज की मोबिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों? रिजर्वेशन का फायदा उठा उनको देखने की। ये सब करंट अफेयर्स एग्जांपल लेके मैंने पेपर 1 में लिखा था कि यस, नॉट ऑल द क्लोज सोसाइटीज हैव, मतलब नॉट द क्लोज सोसाइटीज एट ऑल डू नॉट हैव एनी मोबिलिटी। एग्जांपल के लिए इंडिया एक क्लोज सोसाइटी माने जाने के बाद भी हमारे यहां मोबिलिटी देखने को मिली है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी से है, एंशिएंट टाइम से मिली है, एजुकेशन की वजह से मिली है, वॉर की वजह से मिला है, शादियों की वजह से मोबिलिटी मिली है, ठीक है। तो मोबिलिटी का ऑप्शन था, एवेन्यूज कम थे और सीमित लोगों तक थे, अभी वो बढ़ता जा रहा है। तो ये पेपर 1 में मैंने पेपर 2 का एग्जांपल लिखा था, ठीक। वैसे ही पेपर 2 में भी मैं पेपर 1 का एग्जांपल लिख सकता हूं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन में, ठीक है, संस्कृतिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का जो है मोबिलिटी में आप उसका योगदान बताइए। मैं बता रहा हूं कि मैं पेपर 1 में जब भी ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि कैसे हमारे देश में जब बाहर के लोग, खास करके WS टर्नर टाइप के लोग आए, उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई मोबिलिटी का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। फिर हमारे स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में मोबिलिटी नहीं रही है। तो मैं हमेशा कोट करूंगा, एज पर द स्कॉलर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, या पश्चिम के जो हमारे समाजशास्त्री थे, उनके अनुसार भारत जो है वो एक क्लोज सोसाइटी है, बंद समाज है, और बंद समाज में मोबिलिटी का ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैं लिखूंगा कि हां, भारत के स्कॉलर्स ने, इन लोगों ने अपने अपने स्टडीज में पाया कि भारत में भी मोबिलाइजेशन पॉसिबल है, और उसका तरीका क्या है, संस्कृतिकरण और वर्गीय, मतलब वेस्टर्नाइजेशन, ठीक। आंसर लिखने का तरीका हम देखेंगे दिस योर क्लास में। आज का बस यह है कि आप इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 के लगभग 65 to 70% जो टॉपिक्स हैं, उनका एकीकरण नोट बना के आपने नोट बनाया जेंडर इनइक्वालिटी पे, और जेंडर इनइक्वालिटी के नोट में आपने इंडियन एग्जांपल्स डाल दिया। आपने नोट बनाया पॉलिटिक्स पे, तो पॉलिटिक्स के नोट में इंडियन एग्जांपल्स डाल दिया। समझ में आ रहा, ठीक है। अब फैमिली मैरिज, किनशिप, ये तो दोनों तरफ भाई, शादियां हर जगह होती हैं। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि भारत के समाज विश्व का समाज बना ही शादियों की वजह से। तो मैं नाम भूल रहा हूं, शायद मैलिनोवस्की साहब थे या कोई था, मैं नाम भूल जा रहा हूं नाम। उन्होंने ये कहा था कि द फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड इज ऑन मैरिज। किसी भी विश्व के किसी भी समाज का जो बेस होता है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, वो शादी के ऊपर बेस्ड है। शादी के तरीके बदल सकते हैं, शादी के पर्पस बदल सकते हैं, लेकिन शादियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। लिव इन रिलेशन आ गया, परंतु लिव इन रिलेशन लोग कर ही क्यों रहे हैं? ताकि हम टेस्ट करके शादी कर सकें।
बात समझ में आ रहा है? अंतिम पर्पस शादी ही रहा, क्योंकि शादी का मतलब ही समाज को आगे बढ़ाना रहा है, उसका मतलब ही प्रोजनी रही है। कहीं भी रहा, हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी में धर्म माना गया है, कर्तव्य माना गया है, अपने पितरों का ऋण उतारना माना गया है। वहीं वहीं अभी मॉडर्न सोसाइटीज में वो एक तरह से कंपैटिबिलिटी का सवाल हो चुका है। एक नहीं, अपने जीवन में एक नया मतलब वो हमारे पितरों के प्रति तो वो भावना थी, वो तो कम होती जा रही है मॉडर्न समाज में। परंतु शादी का तरीका बदल सकता है, शादी का पर्पस बदल सकता है, लेकिन शादी आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो भारत में हो या विश्व में हो, हर जगह शादियां हो रही हैं। शादियों का तरीका बदल सकता है। फिर आप याद रखिएगा, शादियों की मजबूती बदल सकती है कि स्ट्रेंथ क्या है, शादियों कितनी दिन टिक रही है, सब बदल सकता है। लेकिन शादी एक कॉन्सेप्ट इंडिया में भी पाया जाता है, वेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, शादी जब भी हम देखेंगे, जैसे फैमिली देखेंगे तो ज्वाइंट फैमिली कैसे था, तो इंडिया में ज्वाइंट फैमिली के मतलब जो बदलाव हो रहा है, एग्जांपल देखिए, आप उदाहरण के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के प्रकार, तो भाई परिवार का प्रकार भारत में मतलब ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, या न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, या फिर और भी प्रकार हो सकता है। जैसे आजकल एक हमारे दोस्तों की फैमिली हो गई है, हॉस्टल फैमिली हो गई है, कॉमन एक्सिस्टेंस वाली फैमिली हो गई है। ठीक है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ फैमिली हो गया। ठीक, उसके बाद हम देख सकते हैं कि डबल इनकम नो किड, कि दो लोग हैं, कमा रहे हैं, उनके पास वो है, बच्चे नहीं है लेकिन बच्चा नहीं करना चाहते हैं, एक नई तरीके की फैमिली हो गई है। डबल इनकम एनिमल किड, हाँ भाई, दो लोग कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुत्ता पाल लिए, कुत्ता हमारा बच्चा है। ठीक, तो ये नए नए तरीके हो रहे हैं, कुत्ता पाल लेंगे, लेकिन मतलब इस तरह के फैमिलीज इवॉल्व हो रहे हैं। सेम सेक्स मैरिजेस हो रही है, सोलोगामी भी हो गया कि भाई मैं क्या, आजकल एक मीम नहीं चलता है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो मैं इतनी सुंदर हूं तो मुझे कोई मिला ही शादी करने के लिए नहीं। लड़का कहता है मैं इतना हैंडसम हूं तो मैं क्या करूं, तो उसने कहा मैं खुद से शादी कर ले रहा हूं। तो सोलोगैमी भी चल रहा है आजकल, खुद मतलब मोह माया में जी रहे हैं लोग। इसी को समाजशास्त्री पढ़ते हैं। ठीक, वो सीधे नहीं बोल सकते कि मोह माया में, वो कहेंगे कि मॉडर्निटी, दिस इज मॉडर्निटी, एंड इन द मॉडर्न स्पेस लोगों के पास इतनी आजादी हो कि वो खुद से विवाह कर लिए। ठीक, अच्छी बात है, करना चाहिए, जैसे जो सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही अंत है। मुझे लगता है समाजशास्त्र पढ़ने के बाद भी मुझे यही समझ में आया। ठीक, जॉइंट फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ये तो हम जान नहीं रहे। अब ये देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल ये आजकल बार बार आ रहा है, महिला वर्कफोर्स और परिवार में बदलाव, फीमेल वर्कफोर्स और परिवार में बदलाव। मैं अगर आपसे सिंपल अपने ताऊ से जाके गांव में पूछूं कि चाचा आपकी बहुरिया कमाने जा रही है, या आपकी जो बिटिया है वो कमाने जा रही है, इससे परिवार पे क्या बदल आ रहा है? बात समझिएगा, ये नहीं कि बिटिया कमाना या बहू का कमाना जो है गलत बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये चीजें नई फिनोमिना है, ये नया बदलाव है, इससे परिवार पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है यार। मैं कह रहा हूं ये GS1 में भी पूछ रहा है, जो सोशल चेंज वाला, सोसाइटी वाला सेक्टर है, पेपर 1 में, GS1 में, मेंस में, उसमें भी पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। ठीक, महिलाओं के वर्कफोर्स में जाने से परिवार में क्या बदलाव हुआ? हाँ, अब इंडिया में महिलाएं जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 20 साल 30 साल बाद है। अमेरिका में ये लोग ऑलरेडी पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक, अब सवाल आएगा, जैसे एक सवाल आ चुका है कि AI वगैरह से, या इन सब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, इनके वजह से परिवार पे क्या बदलाव आ रहा है। ठीक, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक सवाल बार बार पूछता है कि सीनियर सिटीजन, भारत में जो नए प्रकार के ओल्ड जो बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं, उससे परिवार पे क्या फर्क पड़ रहा है। या पूछे कि महिला के कमाने से या फीमेल वर्कफोर्स बढ़ने से या घटने से जो सीनियर सिटीजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये अन्य प्रकार के सवाल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल हैं, लेकिन उस पर आंसर एक ही तरीके का होता है। ठीक, यही समझना है, यही कॉमन टॉपिक्स हैं, इसी कॉमन टॉपिक्स को समझना है। अब एक एग्जांपल ये देखिए, रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में परिवार की भूमिका समझाइए। अरे यार, ये कहीं भी आप पढ़ लेंगे, पेपर 1 या पेपर 2 में। क्या पेपर 1 के परिवार कहेगा हम आपको समाजीकरण नहीं कराएंगे? हाँ, पेपर 2 में यार, अमेरिका वाले भी तो, ट्रंप चाचा के लड़के ट्रंप ही तो हुए। अपने यहां शुक्ला चाचा के लड़के शुक्ला जी ही होंगे, शर्मा चाचा के लड़के शर्मा ही होंगे, वहां पे भी ट्रंप के बच्चे ट्रंप होंगे। तो परिवार और समाज में वहां भी जो लिंक है वो यहां पे भी है। हाँ, वो कहने के लिए थोड़ा इंग्लिश में बात कर लेते हैं, हम लोग हिंदी भोजपुरी में बात कर लेते हैं, अंततः अर्थ वही है, मूल वही है। हाँ, लेकिन क्या आपकी सोच है, ये दोनों समाजों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर इसलिए बनेगा क्योंकि ये कोर बातें बताने के लिए। ठीक, जैसे अब धर्म, वेबर ऑन रिलीजन, पेपर 1 में बोलते हैं, मार्क्स रिलीजन पे बात करते हैं, कहते हैं ओपियम ऑफ मासेस है। तो क्या मार्क्स ये बोलेगा कि सुनो सुनो सुनो, बस वेस्टर्न वर्ल्ड के धर्म पे मैं बोलूंगा? नहीं, ऐसा बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं, मैं हिंदू धर्म और बुद्ध पे नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के हैं। ऐसा तो नहीं है।
भाई वेबर चाचा चाहे मार्क्स चाचा जो पेपर 1 में बोले हैं वो पेपर 2 में भी तो लागू हो रहा है। मैं बार बार यूज किया हूं हाउ मार्क्स की आइडिया की रिलीजन एक ओपियम है, भारत के सुपरस्टिशन से जोड़ के बता सकता हूं मैं। सुसाइड, मास सुसाइड, जब भी ये सुसाइड्स हो रहे हैं, जैसे सबरीमाला का उदाहरण था, तो सबरीमाला के उदाहरण में जब भी आप कहेंगे तो महिला वर्ग क्या करेगी, वो मार्क्स का उठा कहेगी। डिबेट्स में सुनेंगे तो उसमें कई महिलाएं होंगी जो कम्युनिस्ट विचारधारा से आती हैं, वो कई मार्क्स ने आज के इतने साल पहले कह दिया था कि देखिए रिलीजन क्या है, ओपियम ऑफ मासेस है, रिलीजन क्या है, ऑपरेस करता है, रिलीजन क्या है, लोगों को दबाता है, सीधे बोल देंगे। तो मार्क्स चाचा की तो बात उठा के बोल रहे हैं, आपको अपने मन से कोई बात नहीं बोलनी है, मार्क्स चाचा की बात करनी है। वहीं वेबर कुछ और बोलेंगे, फिर वहीं डरखाइम कुछ और बोलेंगे। डरखाइम करेंगे रिलीजन जो है वो बदल सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। वो कहेंगे द रिलीजन ओल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय रिलीजन न्यू, और वो गलत भी नहीं है। जैसे आज संविधान की पूजा भारत में हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। जैसे हमने गुरु नानक जी की जयंती पे छुट्टी दे दिया, बुद्ध जी की जयंती पे छुट्टी दे दिया, महात्मा गांधी की जयंती पे छुट्टी दे दिया, उसी प्रकार से हमने संविधान जी की जयंती पे भी छुट्टी दिया है। कहा आज संविधान का बर्थडे है, छुट्टी है, सेलिब्रेट करो, पढ़ो, जानो, पूजा करो। और लोग क्या कर रहे हैं, हमने देखा हमारे कई सांसद, हमारे कई विधायक जो हैं वो संविधान की पूजा करके शपथ ले रहे हैं, वो संविधान का शपथ ले रहे हैं, ईश्वर की शपथ की जगह संविधान का शपथ। गलत नहीं है। यही मैं जब देखता हूं तो मुझे डरखाइम चाचा याद आ जाते हैं। डरखाइम सेस कि तो रिलीजन ओल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय रिलीजन न्यू, ये नहीं कि रिलीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन नए रिलीजन को जो है, जो अन्य प्रकार का रिलीजन है, हमारा आज नई आइडेंटिटी क्या है। आज हम सबने देखा है कि आज अगर कहीं भी नेशनल एंथम बच जाता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं सम्मान में। तो नई आरती हो गई, नई पूजा क्या है, नई ग्रंथ क्या है, संविधान हमारा नई ग्रंथ हो गया। हाँ, नया हमारा मंदिर क्या हो गया, तो भाई मोदी जी कहते हैं क्या नाम है, संसद भवन हमारा नया मंदिर है। तो यही तो डेमोक्रेसी, यही तो जो डरखाइम का कॉन्सेप्ट है, वो पेपर 1 या पेपर 2 कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए एकदम दिल खोल के समझना है, दिमाग खोल के समझना है कि पेपर 1 को मैं पेपर 2 में कैसे इस्तेमाल करूंगा, पेपर 2 को पेपर 1 में कैसे इस्तेमाल करूंगा। पेपर 2 की जैसे आप समझिए अल्पसंख्यक के मुद्दे, तो क्या वो पेपर 1 में अल्पसंख्यक के मुद्दे नहीं है। आपके पास जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड का आएगा, उदाहरण के लिए सवाल यह आएगा, सोशल मीडिया एंड द इंपैक्ट ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटी। तो भाई रिलीजियस माइनॉरिटी बदल गई ना, भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ और हो गई, ठीक, यूएसए में कोई रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ और हो गई, लेकिन चैलेंजेस तो सेम है। भाई यहां पे भी जो समस्याएं रिलीजियस माइनॉरिटी को मिल रही हैं, अगर आप किताब खोल के, न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो अमेरिका में भी यही समस्याएं हैं। तो बदला नहीं ना, रिलीजन का यही तो प्रॉब्लम रहा। रिलीजन, जैसे रिलीजन का जब भी आप पॉलिटिक्स से लिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई रिलीजन और पॉलिटिक्स के वजह से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, हाइपर नेशनलिज्म बढ़ता है कभी कभी। हमने देखा म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ क्या हो गया। तो ये सब रिलीजन और नेशनलिज्म को जोड़ के है। तो क्या वो विश्व की बातें हम भारत में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, तरीका बदलना चाहिए, सोचने की तरीका बदलना चाहिए, समझना चाहिए, और एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक, आप बहुत रेडिकल एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे जिसके वजह से आप ये मतलब एक तरीके से जो मतलब सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है कि कोई भी कुछ विचारधारा आपकी होगी वो वहां एग्जाम में जाके नहीं लिखना है। ठीक है, सेकुलरिज्म का प्रॉब्लम हर जगह है, बार बार सवाल पूछता है फ्रेंच सेकुलरिज्म भारत के सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। सोचने का तरीका बदल गया। अगर आप देखेंगे कि रिलीजन का जब भी कॉन्सेप्ट आता है या रिलीजन का सवाल आता है तो हम देखेंगे सेक्ट की बात होती है, कल्ट की बात होती है। कैसे इस्कॉन जो है भारत में भी प्रासंगिक है, अमेरिका में भी प्रासंगिक है। कैसे भटके हुए युवाओं के लिए हम उदाहरण दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ठीक, ये अब देखो सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन, भारत में कैसे सोशल चेंज हो रहा है, पढ़ाई से हो रहा है, साइंस से हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, संविधान से हो रहा है, और विश्व में कैसे हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। आप देख लीजिए, जब यूएसए में जब ब्लैक्स को हमने राइट्स दिया वोट करने का तो समाज में सुधार हुआ। भारत में जब हमने सबको राइट्स दिया, रिजर्वेशन सिस्टम दिया, तो सुधार हुआ। समाज का स्ट्रक्चर बदला कि नहीं बदला? मॉडर्नाइजेशन आई कि नहीं आई? विज्ञान की वजह से क्या दोनों जगह मॉडर्नाइजेशन नहीं आई है? बात समझिएगा। सुपरस्टिशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक सबसे मतलब एक साइंटिस्ट की मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों में जो सबसे अच्छा खोज जिसने विश्व में बहुत सारा सामाजिक बदलाव किया है वो वॉशिंग मशीन है। मैंने सोचा क्यों? उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन एक ऐसा खोज है जिसके आने की वजह से महिलाओं के पास बहुत समय बचने लगा, और जब महिलाओं के पास समय बचा तो कई महिलाएं स्कूल जाने लगी, कई महिलाएं जॉब करने लगी, उद्यमी बन गई। कपड़े धोने, बर्तन धोने के अलावा उनके जिंदगी में समय बचा, और उस समय की वजह से उन्होंने पढ़ाई किया, वो आगे बढ़े, समाज में सुधार आया। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? वॉशिंग मशीन एक ऐसा उदाहरण है। मैं अभी बिहार इलेक्शन फॉलो कर रहा था। बिहार इलेक्शन में एक चीज ने बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव किया था। कोई बताना चाहेगा? कमेंट में बताइएगा, मैं बता देता हूं। वो है साइकिल। अगर कोई 90s का किड होगा, जैसे मैं क्लास 5 में था, 6 में था, तो मुझे याद है महिलाओं को सरकार, यूपी सरकार भी बाद में मानने लगी। उस समय जो भी सरकार थी वो नहीं याद आ रहा, तो उस समय जो भी सरकार थी वो क्या करती थी, साइकिल बांट देती थी। किसको? जो 10वीं पास बच्चे हैं,
जो 10वीं 5 बच्चे हैं उनको साइकिल बांट दिए, महिलाएं स्कूल जाने लगी, लड़कियां स्कूल जाने लगी, डिग्रियां कंप्लीट करने लगी, नौकरियां लगने लगी। तो एक साइकिल बांटने से कितना सामाजिक बदलाव हो गया। यही याद रखना, मॉडर्नाइजेशन चाहे सामाजिक बदलाव के लिए क्या क्या तत्व है, छोटे छोटे तत्व हैं, वो पेपर 1 में भी प्रासंगिक है, पेपर 2 में भी प्रासंगिक है। बस सोचने का तरीका बदलना चाहिए, कंटेंट एक ही है, लिखने का तरीका बदलना चाहिए। इस पर भी हम अगले किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब जैसे अर्बनाइजेशन है, तो भारत में अर्बनाइजेशन की वजह से क्या बदलाव हुआ, सेम टू सेम वही बदलाव हुआ जो अमेरिका में हुआ, चाहे जो ब्रिटेन में हुआ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब भी हम समाजशास्त्र के उदय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे अर्बनाइजेशन ने सामाजिक बदलाव कैसे किया। भाई न्यूक्लियर फैमिली का राइज हो गया, एकल बच्चों का राइज हो गया, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट राइज हो गया। ये अर्बन एरियाज में अभी भी प्रासंगिक है। तो भारत में अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ गया, स्मॉग बढ़ गया, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, स्लम्स बढ़ गए। अमेरिका हो, भारत हो, यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, कहीं हो, जब भी अर्बनाइजेशन होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगे ही। तो पेपर 1 का उदाहरण पेपर 2 में लिख सकते हैं, पेपर 2 का उदाहरण पेपर 1 में लिख सकते हैं। मैंने पेपर 1 का खूब ग्राफ बनाया है। भारत में मैंने जैसे शहरीकरण का एग्जांपल था मेरे पास भारत 1 में, दिल्ली का प्रदूषण हो गया, दिल्ली का स्लम हो गया, मुंबई का स्लम हो गया, मुंबई में राइज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर की राइज, लोगों ऑटो चलाने वालों का राइज, ये सब हम लिखते थे पेपर 1 का एग्जांपल, पेपर 1 में ये सब एग्जांपल पेपर 2 के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, कॉन्सेप्ट आपके पास सेम है। मैप मेरे पास वही स्लम धारावी इत्यादि का ही था, सीलमपुर का ही था, लेकिन वो पेपर 2 में बना देता, पेपर 1 में बना देता था, इंडिया का उदाहरण मैं वहां लिखता था। खैर कॉन्सेप्ट सेम है, समझिएगा ये बात। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन इंडिया, भारत में जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक, अब आप यहां पे ये पेपर देखिए, अब इसको, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। टेक्नोलॉजी एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज के तौर पर टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है। ठीक, सोशल चेंज में माइग्रेशन, इसमें एक और था इंडियन सोसाइटी पर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट है, तो दोनों का आंसर लगभग, मतलब ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा अलग है, आपको समझने की बात है, लेकिन मैं बस उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो मैं टेक्नोलॉजी वाला यहां पे एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं वही कह रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 में यहां पे कोई अंतभेद नहीं है। पेपर 1 का कॉन्सेप्ट पेपर 2 में खूब भर भर कर लिखना है, और पेपर 2 के एग्जांपल्स पेपर 1 में खूब भर भर के लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन में पेपर 2 में बहुत सारे कोई हमारे पास स्कॉलर नहीं है। मैं वही रंजीत गुहा इत्यादि को कोट कर देता हूं, चाहे मैं क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, दीपेंद्र गुप्ता, नाम भूल गया, सॉरी, उनका, योगेंद्र सिंह के वो है, शिष्य हैं, उनका एक बहुत बढ़िया यहां पे एग्जांपल आता है। ठीक है, दीपांकर गुप्ता की एक बहुत अच्छी लाइन है। दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि गांव में इतनी अंधकार फैल चुकी है कि लोग उससे अधिक उजाला शहरों के स्लम्स में पा रहे हैं, शहरों के झोपड़ियों में पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, मैं उसको बार बार यूज करता हूं। ठीक, अर्बन, फिर अर्बनाइजेशन में कॉन्सेप्ट आता है स्लम का, मतलब स्लम समझ रहे हैं, जैसे गली बॉय का एग्जांपल देखता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि स्लम जो है वो सिर्फ गरीबी और लड़ाई और आतंकवाद इत्यादि का अड्डा नहीं है, उनका एक अपना कल्चर है। जैसे उदाहरण के लिए गली बॉय मूवी आई थी, तो गली बॉय ने कैसे बताया, गली बॉय का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो इसमें सोशियोलॉजी अगर देखेंगे तो यूएसए में जो रैप कल्चर था वो भी ब्लैक सोसाइटीज के उसी स्लम्स में डेवलप हुआ, जहां काले कलर के लोग रहते थे, जो वहां के अश्वेत वर्ग था, उनकी जो बस्तियां थी उसमें से रैपर निकल के आए। भारत में भी हम देखेंगे तो जो मुंबई के स्लम्स हैं, चाहे ऐसे जो गरीब बस्तियां हैं, उसमें से हमारे पास बहुत सारे रैपर निकल के आए। इसलिए गली बॉय मूवी बहुत अच्छी एग्जांपल है सोशियोलॉजिकली, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही हमें देखने को मिला भारत में। तो इसलिए स्लम्स जब भी हम पढ़ेंगे पेपर 1 या पेपर 2, हम कहेंगे स्लम्स आर नॉट ओनली द सेंटर्स ऑफ poverty and backwardness, they do have their own culture। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस का स्लम और ब्राजील के स्लम से सबसे अच्छे फुटबॉलर निकल के आए हैं। ठीक, और अब भारत में भी हम उदय देख रहे हैं। जैसे मैं मतलब ऐसे नहीं कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर जो है वो बहुत पिछड़े वर्ग से आए हैं, वो बहुत गरीबी देखे, कहते हैं पानी पूरी तक बेचाऊं, तो ये स्लम का ही तो लाइफ हो गया। तो ऐसे लोग भी भारत में भी निकल के आ रहे हैं। तो टैलेंट की खोज है, टैलेंट की खान है स्लम्स। ठीक है, तो मैं ऐसे उदाहरण लिखना है दोनों पेपरों में। अब ये पॉलिटिक्स और सोसाइटी ऐसा है कि मुझे लगता है पेपर 1 और पेपर 2 में भेद ही नहीं है। पावर रिलाइट हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, पावर रिलाइट हम पेपर 2 में पढ़ते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, भारत में एक लेखक है संजय बारू या संजय बरुआ, जैसा भी आपको उनका प्रोनाउंस करने का मन करे। एक बहुत फेमस मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह जी के ऊपर थी। वो किताब संजय बारू ने लिखा था। संजय बारू साहब ने बाद में एक लिखा, भारत में जो रूलिंग एलिट्स हैं,
वही रूलिंग एलिट जो सीडब्ल्यू मिल्स कहते हैं। कल मैं मतलब ये बात जो है भारत में एकदम ऑब्जर्वेबल है। तो पेपर 1 का रूलिंग एलिट पेपर 2 के रूलिंग एलिट में लिखना है। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं भारत में जो डिफेंस की नई कंपनियां बनी हैं तो वो सीडब्ल्यू मिल्स भी कहते हैं कि अमेरिका में 3 प्रकार के लोग रूल कर रहे हैं। जो एक तो नेताएं आपके हो गए, दूसरा ब्यूरोक्रेट हो गया, तीसरा बड़े कंपनियों के मालिक। भारत में भी वही देखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर सेंटर है, नेताओं के पास पावर सेंटर, और तीसरा अब जो वर्ग 1991 के बाद भारत में आया, पहले ये जातिगत वर्ग हुआ करते थे, लेकिन अब एक क्लास सोसाइटी होने की वजह से जो हमारे पास बड़े बड़े पूंजीपति है। नीति आयोग का ऐसा उदाहरण है जिसमें हम देखेंगे बड़े बड़े पूंजीपतियों को, एसोचैम इत्यादि के रूल हम क्या देखते हैं, उनके व्यूज लेते हैं, उनके पास थोड़ा सा पावर चला गया है। तो सीडब्ल्यू मिल्स भारत में भी प्रासंगिक हो गए। ठीक, भारत में भी 2 पार्टी सिस्टम रहा है, तो एक फॉक्स रहे एक लायन रहा, एक लायन रहे एक फॉक्स रहा, एक बदला दूसरा आ गया। तो वही पावर एलिट का जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स हम पेपर 1 में पढ़ेंगे वही पेपर 2 में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? राइज ऑफ न्यू एलिट्स, जैसे हमने दलित एलिट की बात कर ली, हमने डोमिनेंट कास्ट की बात कर ली। ठीक, रजनी कोठारी को मैं पेपर 1 में जरूर कोट करूंगा कि कैसे, अगर सवाल यह आता है कि राजनीति में, चाहे राजनीति और राजनीति में समाज का क्या प्रभाव है, तो रजनी कोठारी कहते हैं इंडिया डज नॉट कास्ट इट्स वोट, इट वोट्स इट्स कास्ट। वो अपना वोट नहीं देती है, अपने जाति को वोट देती है। वो वोट देने नहीं जाती, अपने जाति को वोट देने जाती। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं पेपर 1 में भी लिखता था, कैसे समाज का प्रभाव। ठीक, जैसे भारत में हम कई बार कहते हैं मुस्लिम मोबिलाइजेशन, तो मुस्लिम मोबिलाइजेशन, मुस्लिम कैसा, एक अल्पसंख्यक वर्ग हो गया भारत में। तो अल्पसंख्यक वर्ग की जब भी हमको बात राजनीति में लिखनी पड़ेगी तो ये सामाजिक स्टडी हो गया ना, यही तो समाज शास्त्र कर रहा है। समझ रहे? इस्थर डुफ्लो इत्यादि को जब नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने समाज शास्त्र का बहुत इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे वोटिंग पैटर्न भारत में समझना है तो आजकल नया हम MY कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पहले MY कॉम्बिनेशन, ये सब हम लिख सकते हैं। पहले MY कॉम्बिनेशन होता था मुस्लिम यादव, खास करके यूपी और बिहार में। अभी MY कॉम्बिनेशन क्या हो गया, महिला और युवा। तो ये समाज ही तो है, आपकी राजनीति देख रहा है, राजनीति बदल रही है। इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ने में मजा आ जाता है, और खास करके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी दोनों इस बार यूपीएससी 2025 के मेंस में इतने सारे क्वेश्चन सिविल सोसाइटी के थे। कारण क्या है, सिविल सोसाइटी अब भारत में बहुत एक बड़ा रोल प्लेयर बन गया है। हर जगह देखिए सिविल सोसाइटी का नाम आ रहा है, एनजीओ का नाम आ रहा है, गलत काम में भी अच्छे काम में भी। इसलिए आपको पढ़ना है, समझना है, और ये देखना है ना, अभी देखिए प्रोटेस्ट होने लगे भारत में, इंडिया गेट में मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो सिविल सोसाइटी के उदाहरण हो गए। जैसे कोविड-19 में सिविल सोसाइटी ने बहुत काम किया था। ठीक, अब देखिए कास्ट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये वही है कि भारत में राजनीति और समाज में क्या मतलब, समाज और राजनीति चाहे कास्ट में, जाति में क्या लेन देन है। अब ये महिला युवा वाला मैंने उदाहरण देख लिया। ठीक, ये सब एग्जांपल्स लिखना है। तो ये पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स में पेपर 2 का एग्जाम्पल का जब तड़का लगता है तो एक बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। यही मेरे पूरे लेक्चर का सार है और इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सोशल मूवमेंट क्या हुआ भाई, आप ये बताइए कितने लोगों ने, जैसे सोशल मूवमेंट का मैं एग्जाम्पल देता हूं, कितने लोगों ने पिछले अगर 4-5 सालों में फॉलो किया होगा। तो मी टू मूवमेंट चला, तो भारत में भी मी टू किस लिए था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अमेरिका में मी टू किस लिए था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। वहां और यहां का तरीका एक था, अंजाम भले अलग निकले। अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने क्या किया भाई, संन्यास ले लिया, चाहे रेजिग्नेशन दे दिए। भारत में थोड़ा कम रहा, क्यों, हमारे यहाँ अभी भी महिलाओं के प्रति समाज में उतनी जागरूकता नहीं बढ़ी है। क्योंकि वहां जागरूकता अधिक थी तो वहां पर न्याय जल्दी मिला। भारत में अभी महिलाएं थोड़ा संघर्ष कर रही है, लेकिन तरीका क्या था, एक ही था। ग्रेटा थनबर्ग जो हमारी एक तरह से सहपाठी टाइप की है, तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वहां पे भी प्रोटेस्ट किस लिए कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ। यहां पे भी भारत में भी वो कभी आएंगे तो प्रोटेस्ट करने ही आएंगे, उनका मतलब यही रोजी रोटी है, लेकिन यही तरीका है उनका। मतलब मैं उस तरह से कह रहा हूं कि वो इसी प्रकार से एक विजन लेकर लाइफ में चल रही हैं, समझ रहे हैं। तो वहां पे भी वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो पेपर 1 में चाहे हो चाहे पेपर 2 में ग्रेटा थनबर्ग तो हम प्रोटेस्ट ही में दिखाएंगे। ठीक, भारत में जो नए प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं वो ग्लोबल में भी हो गए। कितने लोगों ने ये देखा था कि कैसे जब जॉर्ज फ्लॉयड का मौत हो गया था यूएसए में, ब्लैक लाइफ मैटर चला था, वैसे इंडिया में भी कई लोग कहते कि द सेम हैपेंस विद दलित्स। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट, दलित्स और ब्लैक्स में क्या अंतर है। तो बहुत सारे अंतर है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन जब वहां ब्लैक लाइफ मूवमेंट चला था तो भारत के कई वर्गों ने उसको सपोर्ट किया था। वैसे ही भारत में जब किसान आंदोलन हुआ तो आपने देखा यूएसए चाहे यूके चाहे मतलब फ्रांस इत्यादि से लोगों ने भी सपोर्ट किया कि दिस इज नथिंग बट प्रोटेस्ट बाय सबल्टन ग्रुप, कि ये गरीब दलित वंचित तबकाओं का जो प्रोटेस्ट है। भले प्रोटेस्ट का तरीका अलग हो,
भारत में समझ जो है वो विश्व के कई सारे वैज्ञानिकों को, चाहे समाजशास्त्रियों को, भारत की समझ थोड़ी कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने समझ के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन भारत में प्रोटेस्ट अलग रीजंस के लिए हो रहे थे, एमएसपीज के लिए हो रहे थे, प्राइजेस के लिए हो रहे थे, वो वंचित दलित नहीं थे, उसमें कुछ कहानी और थी, समझिएगा। लेकिन यूएसए में जो प्रोटेस्ट हुए, अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भारत में इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या समाज अभी अलग है। पेपर 1 पेपर 2 के कॉन्सेप्ट्स अलग है, सेम है लगभग। इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यूएसए में, तो भाई हम बता देंगे कि वहां पे जो सिविल सोसाइटी है काफी एक्टिव है। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कई बार जब ये कहा जाता है एनआरसी किया जाए, चाहे रोहिंग्या किया जाए, चाहे एसआईआर का ऊपर, कई सिविल सोसाइटीज ने कहा कि इससे जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, इमिग्रेटेड वर्ग है, उस पर समस्या आ जाएगी। तो भारत में जो सीए प्रोटेस्ट हुआ था उसको हम लगभग जोड़ सकते हैं इमिग्रेशन प्रोटेस्ट से, जो अमेरिका में अभी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिज्म की बात करेंगे, जब उदाहरण के लिए हम ये क्या नाम है, सोशल मूवमेंट में, तो आजकल नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में भी है, इटली में भी है, हर जगह राइज ऑफ राइट विंग है। हम देख रहे हैं जो राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है वो हर जगह राइज कर रही है। तो एग्जांपल्स लगभग हर जगह एक ही तरीके लिखना है, कॉन्सेप्ट हमको उठा उठा के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट समझा देना है, ठीक है। आगे बढ़े। ट्राइबल मूवमेंट हो गया, तो ट्राइबल मूवमेंट को हम फिर जोड़ते हैं तो हम उसको इन्वायरमेंटल मूवमेंट से जोड़ लेते हैं कि कैसे, अगर आपने यूएसए में देखा होगा तो वहां पर रेड इंडियंस होते हैं, कनाडा में देखा होगा तो वहां के इंडिजीनियस ग्रुप हो गए, आपने कई बार देखा होगा वो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग मावरी कहते हैं, तो वो प्रोटेस्ट करने का उनका अलग तरीका है, तो वहां के ट्राइबल हैं, तो वहां के ट्राइबल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जल जंगल जमीन की बात हो रही है, तो लगभग सेम है। एग्जांपल्स लिखते जाना है, समझाते जाना है, कॉन्सेप्ट यूज करना आना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं। एक सबसे कॉमन वर्ग है महिला। विमेन राइट्स की, विमेन प्रोटेस्ट की जो इवोल्यूशन है लगभग भारत में और अमेरिका में लगभग सेम है। बस इतना याद रखना है कि अमेरिका और भारत, चाहे मतलब अमेरिका मतलब यहां पे विश्व, वो हमसे 20 साल पहले है, तो 20 ईयर्स अहेड है, ठीक। जैसे अभी हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप देखा होगा, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब मार्केट में महिलाओं का कितना भागीदारी बढ़ रहा है, किसमें, कामकाज में। यूएसए में यह बात पहले से हो चुकी है, वहां पे पार्टिसिपेशन, वहां पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी हाई है। लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ पे। हमने भी देखा हमारे यहां भी इक्वालिटी ऑफ पे की बात हो रही है कि मतलब हमको समान क्या मिले, सैलरी मिले। तो हमने देखा बीसीसीआई ने समान सैलरी कर दिया, हमने देखा कि भाई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पे भी लगभग समान सैलरी की बात होती है। लेकिन अभी भी निचले तबके में हम वुमेन्स की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी हमारे यहाँ महिला जो है वो पढ़ लिख ले रही हैं, परंतु वो जॉब नहीं कर रही हैं, ठीक। एक सामाजिक मानसिकता भी ऐसी बनी हुई है। तो ये थोड़े थोड़े हमारे लैग हैं, परंतु हम दोनों के पास वुमेन्स की प्रॉब्लम्स लगभग सेम हैं, ठीक। रेप का इश्यू हमारे यहां भी है, रेप और एक्सप्लॉयटेशन का इश्यू वहां पे भी है। वहां पे भी फीमेल फिटिसाइड हमारे यहां ज्यादा विजिबल है, वहां पे थोड़ा समाज आगे बढ़ चुका तो फीमेल फिटिसाइड नहीं है। परंतु जैसे डॉरी का कॉन्सेप्ट हमारे यहां अलग है, वहां पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम जब भी लिखेंगे तो ऐसे एग्जांपल्स अलग अलग, भारत के जो एग्जांपल्स अलग हैं उसको अलग लिख लेंगे। बाकी जेंडर एक्सप्लॉयटेशन वहां पे भी है, वहां पे भी जो रेप का कल्चर है, इन हाउस होल्ड में इक्वल पे का कल्चर है, उसके बाद पार्टिसिपेशन रेट का कल्चर है, लगभग बहुत सेम है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में कुछ चीजें अधिक हैं, उसको हम अलग से लिख लेंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल मूवमेंट और उनका असर, मैंने कई बार कहा कि भारत में हो गया चाहे कहीं भी हो गया, प्रदूषण के खिलाफ लगभग प्रोटेस्ट बराबर ही हो रही हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा सामाजिक मानसिकता भी, ऐसा नहीं है कि लोग खुल के सड़कों पे आ रहा है, परंतु देखा, ठीक है, विश्व में ऐसा आ जा रहा है। इकोनॉमी, लेबर, भाई मार्क्स चाचा हर जगह, मतलब उनका एग्जांपल हर जगह लिख सकता हूं मैं, सबल्टन की बात हर जगह लिखूंगा, वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखिए, वर्क इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इंडिया में आएगा कॉन्सेप्ट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। तो जब भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम कौन सा सोसाइटी मानते हैं, वह सोसाइटी जिसमें मशीनों इत्यादि की रोल कम हो गया, सर्विस सेक्टर का राइज हो गया, ठीक है, छोटे छोटे मशीनरी की राइज हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गया। तो भारत में भी हम देख आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, तो आईटी सेक्टर की वजह से हमारे यहाँ जॉब का क्या इश्यू है। एआई की वजह से भारत में जो जॉब का इश्यू है वही इश्यू कहां पे, यूएसए में भी है, वहां पे भी एआई जॉब खा रहा है, हमारे यहाँ भी जॉब एआई खा रहा है। तो भाई अब हमको समझना है कि पॉलिसी मेकिंग में हम, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी टू काउंटर एआई के प्रकोप को, जैसे एआई का प्रॉब्लम इंडिया में है तो वैसा ही प्रॉब्लम यूएसए में भी है। तो जब पॉलिसी मेकिंग होगी तो हमको देखना पड़ेगा कि एआई की वजह से जो समस्याएं वहां हो रही हैं, यहां हो रही हैं। हाँ, बस गरीबी की स्तर अलग हो गई है, हमारे यहाँ सरकार का स्तर अलग है, वहां उनके यहाँ सरकार का स्तर अलग है। वैसे ही आप देखेंगे पेपर 1 में जेंडर आता है, तो भाई वहां की महिलाओं का समस्या सेम है, हमारे यहाँ की महिलाओं का समस्या सेम है। ग्लोबल रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है कि सबसे अधिक महिलाओं के साथ उत्पीड़न उनके जानने वाले लोग कहते हैं।
करते हैं। आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में, आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में, तो अपने सगे रिश्तेदारों द्वारा जितना महिलाओं का उत्पीड़न होता है, जितनी महिलाओं की हत्या उनके पति या एक्स लवर इत्यादि द्वारा किया जाता है, उतना और किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये WHO की रिपोर्ट है। ये इंडिया में हो या USA में हो, ब्राजील में हो, यूरोप में हो, हर जगह लगभग सेम प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस कर रही हैं। वैसे टेक्नोलॉजी की वजह से समस्याएं, जैसे अब भाई ट्रोल तो इंडिया में भी लोग करते हैं, USA में भी करते हैं, तो ट्रोल की संख्या यहां पे भी सामाजिक रूप से जो प्रॉब्लम्स यहां देखने को मिल रहा है वहां भी देखने को मिल रहा है। ठीक, जो इको चैम्बर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हमारे बीच में असहिष्णुता बढ़ रही है, जो हमारे बीच में जो एक्सेप्टेंस है वो घट रहा है, सेक्युलरिज्म घट रहा है, इनकी समस्याएं USA में भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इत्यादि जो समस्याएं सामाजिक तौर पे हमको यहां देखने को मिलता है, वो USA में भी देखने को मिलता है। तो ये जो बात के कॉन्सेप्ट्स हैं, जेंडर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, सोशल चेंज हो गया, ये सब इंडिया हो गया या USA, मतलब USA का मतलब मैं ग्लोबल बात कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो स्कॉलर्स हम पढ़ते हैं वो यूरोप और USA के ही पढ़ते हैं, तो वहां पे जो समस्याएं लगभग सेम है। ठीक है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन का समस्या है USA इत्यादि में, तो उनके वजह से कुछ और समस्या आ गई। इंडिया में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का है, अनस्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम अलग हो जाएगा। दिमाग लगाना है। पेपर 1 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अंत में जो हम एक थाली बनाते हैं, जब भी हमको सोशियोलॉजी में आंसर लिखना होगा, हम आंसर डिस्कशन अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक वीडियो और हम लेके आएंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, उनको साथ में कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन आज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो थाली बनेगी सोशियोलॉजी आंसर का, उसमें जो आइटम्स होंगे वो पेपर 1 के ज्यादा होंगे और उसमें पेपर 2 का तड़का लग जाएगा। बात समझ में आया? पेपर 1 के स्कॉलर्स खूब सारे अच्छे हैं और उनमें पेपर 2 का तड़का लगा दीजिए, पेपर 2 का रेफरेंस दे दीजिए, पेपर 2 का एग्जांपल दे दीजिए, आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। कंक्लूजन में पेपर 2 खूब डालिए, एग्जांपल्स में पेपर 2 खूब डालिए, ट्राइबल मूवमेंट्स के एग्जांपल डालिए। आपको दिमाग खोल के रखना है। करंट अफेयर हम पढ़ते ही क्यों है? ताकि हम पेपर 1 में पेपर 2 के एग्जांपल्स दे पाए। यही तरीका है। NEP कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर क्या रहा है? पॉलिसी डेवलपमेंट कर रहा है। किसके लिए? मॉडर्न एजुकेशन के लिए। वो कहां से आया? टेक्नोलॉजी के वजह से आया। कल्चरल लैग हम पेपर 1 का कॉन्सेप्ट, लेकिन पढ़ते क्या है? पेपर 2 में है। डिपेंडेंसी थियरी, उदाहरण के लिए भारत में भी अपनी एक डिपेंडेंसी थियरी है कि हमने देखा है कि लोग कहते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने क्या किया है, बिहार को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, यूपी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया कि आपके लेबर हमारे इंडस्ट्री। ग्लोबल स्टेज पे भी हम डिपेंडेंट थियरी लिखते हैं। बात समझ में आया? पेपर 1 का कॉन्सेप्ट हो, पेपर 2 का एग्जांपल हो, गजब का आंसर लिखा जाता है। इसी को ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे जो है हम आगे PYQs और स्कॉलर्स को भी डिस्कस करेंगे। जी, जैसे बार बार सवाल ये उठ के आता है कि हमको मटेरियल कहां से पढ़ना है। देखिए, सोशियोलॉजी में मुझे लगता है आप कोई भी मटेरियल यूज करिए, लेकिन आपके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस। तो मैंने जो बहुत कॉमन मटेरियल है उसी पे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग इग्नू के लिए पागल हो जाते हैं कि हम सारा इग्नू पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ना है सारा इग्नू। कुछ गिने चुने इग्नू है, उसको हम लोग ग्रुप में, UPSC हिंदी का जो वो होगा, मैं उसको ग्रुप में डलवा दूंगा कि ये टॉपिक्स यहां से पढ़ना है। तो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, NCERT जरूर एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बस रेफरेंस के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। NCERT में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना जो आपका बेसिक्स डेवलप कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोचिंग कर चुका है तो वो अपने ही कोचिंग का मटेरियल यूज करेगा, जिससे भी पढ़ा हो, ABCD जिससे भी पढ़ा हो, कोचिंग अपनी जिस कोचिंग से पढ़ा है उसी का नोट यूज करिए। और उसमें नितिन सांगवान जरूर पढ़ लीजिएगा। नितिन सांगवान क्या है ना, नितिन सांगवान की जो नई वाली वर्जन आई वो और अच्छी कर दिया उन्होंने। उसमें 3 चीजें ऐड कर दिया। एक तो उन्होंने नए रिसेंट डाटा ऐड कर दिए, दूसरा रिसेंट एग्जांपल्स ऐड कर दिए, और पीछे जो है कीवर्ड्स के डेफिनेशंस दे रखे हैं। तो वो बड़ी अच्छी चीज ऐड हो गई है। तो नितिन सांगवान अगर आपके पास है तो मोटा मोटी आपका 60 से 70% जो सिलेबस है वो लगभग उसमें कवर कर दिया शॉर्ट नोट के वजह से। हाँ, अगर समझना होगा तो एक बार इग्नू जरूर पढ़िएगा। जैसे जो टॉपिक्स हैं, खास करके जैसे रिसर्च मेथड का टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा कहीं नहीं मिलता है। भारत के जो स्कॉलर्स की बात होती है वो कहीं ज्यादा नहीं मिलता है। तो एक आध बार अगर आपने इग्नू सेलेक्टिवली, सब कुछ नहीं, सेलेक्टिवली पढ़ लिया तो बहुत काम हो जाएगा। अगर आपने सब पढ़ रखा है और फिर भी आपको कंफ्यूजन है, तो मैं एक टॉपर है, नेहा भोसले मैम। ठीक है, नेहा भोसले मैम। तो नेहा भोसले मैम का आप नोट यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा नोट है। और उस नोट का यूज करके, नितिन सांगवान का यूज करके आप अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक,
बाकी अगर आपने और किसी कोचिंग से पढ़ाई की है तो अपने कोचिंग का नोट यूज करिए, नितिन सांगवान को उसके ऐड ऑन करिए और बाद में एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कैसे शॉर्ट नोट बनाना है, तरीके जो है उस पर भी हम लोग एक बार कभी वीडियो बना लेंगे। अभी जो है इतना ही याद रखना है कि आपका एनसीईआरटी अगर पढ़ रखा है, इग्नू सेलेक्टिवली कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल आपके पास अगर कोचिंग का मटेरियल है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप नेहा भोसले मैम का नोट जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे मिला हुआ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप नितिन सांगवान का इस्तेमाल करके एंड आफ्टर ऑल दिस पीवाईक्यू का इस्तेमाल करिए और पीवाईक्यू के बेसिस पे टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए, रिवाइज करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए और पढ़िए। सोशियोलॉजी के नोट्स के ऊपर हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज कमेंट करके बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू मोर। हम आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वेलकम टू यूपीएससी हिंद अगेन।